जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने का हक में आपका स्वागत है। मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां ई गवर्नेंस की बात हो रही है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन आर्थिक स्तर पे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के जरिए होने की बात हो रही है। लिस्ट कैश व्यवस्था की बात हो रही है। ऐसे में जब सूचनाओं की बात होती है तो यह भी कहा जाता है कि जिस तरह से इंटरनेट ब्रॉडबैंड का विस्तार हुआ है, वो सूचना के विस्तार में, सूचना पाने की इस होड़ में ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और जहां तक सूचना के अधिकार की बात है, हमने देखा है जिस तरह से ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। अब उसमें कई भाषाओं में भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। ऐसे दौर में हमने पिछले महीने देखा केंद्रीय सूचना आयोग ने ई कोड की संकल्पना सामने रखी, विधिवत उसकी शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे जानने का हक में कि आखिर कैसे जो पूरी डिजिटल क्रांति का दौर है, सूचना पाने में ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं ये रिपोर्ट। डिजिटल क्रांति के दौर से गुजरते हुए देश में आज गवर्नेंस से लेकर खरीदारी तक में इंटरनेट की दखल बताती है कि हम ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद व्यवस्था के दौर में कदम रख चुके हैं, जहां कागजी कार्रवाइयां बीते दिनों की बातें होने जा रही हैं। सरकार का भी मानना है कि हमारी लोक प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त, स्मार्ट, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए, ताकि सरकार के सभी कार्यक्रम और योजनाएं सफल हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। आरटीआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज चाहे ई गवर्नेंस की बात हो या डिजिटल इंडिया की, ये साफ हो चुका है कि तकनीक ही है जो उलझे तंत्र को ज्यादा पारदर्शी बना सकता है। तकनीक ने टॉप डाउन पहुंच अब बॉटम अप पहुंच में परिवर्तित कर रही है। डिजिटाइजेशन से हमारा रिकॉर्ड कीपिंग इम्प्रूव होगा, हियरिंग जल्दी से जल्दी करने में मदद मिलेगी। इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि लोगों को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। सीआईसी का एक नया वर्जन कह सकते हैं कि सूचना देने का एक उनका नया तरीका है वेबसाइट के थ्रू। पहले सूचनाएं उनको काफ़ी बिखरी हुई रहती थी ऑनलाइन में भी, लेकिन अब उनके पास जो भी सूचनाएं आती हैं, वो पहली अपील हो, शिकायत हो, आप फिर उसके बाद जो दूसरी अपील फाइल की जाती है, फिर उनकी आरटीआई खुद जो फाइल होती हैं, वो सब कौन सा आईसी उसको हैंडल कर रहा है, किसके पास है, कहाँ ठहरी हुई है, वो सब चीजें आपको एक जगह पर जाकर मिल जाएंगी। पिछले महीने ही केंद्रीय सूचना आयोग ने ई कोड की शुरुआत की है, जिसके लिए केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने लगभग 1.5 लाख फाइलों का डिजिटलीकरण कर दिया है, जो आगे भी जारी रहेगा। ई कोड जहां केंद्रीय सूचना आयोग में मामले के दायर करने, मामलों की प्रगति और समय पर सूचना देने जैसी सुविधाएं मुहैया कराएगा, वहीं ई कोड से आरटीआई शिकायतों की सुनवाई की जानकारी अब घर बैठे मिल सकेगी। इसमें अपील या शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराते ही एक विशेष नंबर मिलेगा और मामले से जुड़ी सारी जानकारियां एसएमएस और ईमेल के जरिए मिल जाएंगी। ऑनलाइन आरटीआई आवेदन तो काफी पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए बनी एक वेबसाइट हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो ईमेल के जरिए अब आरटीआई दाखिल करना बेहद आसान हो गया है। एक जानकारी ये भी बताती है कि वेबसाइट www.rtionline.gov.in से अब तक करीब 700 सरकारी अधिकारियों को जोड़ा जा चुका है, जबकि लक्ष्य ये है कि सभी सरकारी अधिकारियों को निश्चित समय सीमा में इस वेबसाइट से जोड़ा जाए। तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी विभाग हैं, चाहे राज्यों में चाहे केंद्रीय स्तर पर, उनको ई प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके प्रावधानों में ही शामिल है कि कैसे उसे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा जाए। कई प्रावधान सीधे उसकी वकालत करते हैं। और इसी पे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं यशोवर्धन आजाद साहब, केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। हमारे साथ है संग्राम पटनायक साहब, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। हमारे साथ हैं सुभाष अग्रवाल, जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता। यशोवर्धन जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूं तो ई कोड एक नई संकल्पना है, कितना फर्क है, कितना अलग है, कितनी सुविधा ये देगा आवेदनकर्ताओं को? आपका कहना सही है। ई कोड
का उद्घाटन गृह मंत्री ने किया था, हमारा जो एनुअल कन्वेंशन था उस समय। और ई कोड का मतलब ये है कि जितनी सुलभता के साथ सारी जानकारी एक आरटीआई एप्लीकेशन करने वाले को मिले। फर्स्ट स्टेज में जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं तो उन्हें 6 डिजिट डायरी नंबर मिलेगा। सेकेंड स्टेज में उन्हें वो फाइल नंबर मिलेगा कि वो किस कोर्ट में है, किसके अधीन है। थर्ड स्टेज में उनको हियरिंग के बारे में जानकारी मिलेगी। और फोर्थ स्टेज में जो को डिस्पोजल हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। ई कोर्ट और ई प्रणाली का ये फायदा रहेगा कि एक पेपरलेस ऑफिस हम ड्रीम करते हैं और जिसके जरिए सारी मूवमेंट पीडीएफ फाइल के जरिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक जरिए होगी। दूसरी बात यह है कि हमारे पास वो हार्ड कॉपीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, पूरी फाइल जो है वो ई कोर्ट में मॉनिटर में सामने होगी और इस प्रकार स्टोरेज की समस्या और काफ़ी मूवमेंट की समस्या, उसका ट्रैकिंग बहुत आसानी से होगा। सो ये एक शुरुआत है और जैसा कि भी अग्रवाल साहब कह भी रहे थे कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगी ये पूरी सिस्टम अच्छी तरह से, तो इससे लोगों को ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल। सुभाष जी, मैं अगला सवाल आप ही से करना चाहूँगा। आरटीआई का जो बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करते हैं और जब ई प्लेटफॉर्म आया हमने देखा है कि लोग किस तरह से अपने घर में ही बैठे बैठे आवेदन कर रहे हैं और सूचनाएं भी प्राप्त कर रहे हैं। अब ईमेल भी एक उसमें एक जुड़ गया है। ऐसे में ई कोर्ट आपको लगता है कितना भाग दौड़ और जो दिल्ली तक पहुंचने की जो समस्या है, एक सूचना प्राप्त करने की जो जद्दोजहद है, उसको कितना कम कर पाए? देखिए, ई कोड जो है इसे सिस्टम को पेपरलेस बना रहा है और जो दिल्ली भागने की समस्या थी वो तो हमारे यहाँ केंद्रीय सूचना आयोग में पहले से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और लगभग 11,000 केसेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिसाइड भी हुए हैं और उसमें चाहे पब्लिक अथॉरिटी दिल्ली से बाहर की हो चाहे पिटिशनर दिल्ली से बाहर का हो, उसमें यहाँ दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पहले से ही प्रचलित था। और मैं आपको ये बता दूं, ई कोड प्रणाली ये हमारे जो पहले एक मुख्य सूचना आयुक्त श्री सत्यानंद मिश्रा, उन्होंने शुरुआत भी करी थी, पर उसके बाद फिर ये थोड़ा विघ्न आ गया। अब नए सिरे से शुरू ही है और उसमें सारी पीडीएफ फाइलें स्कैन कर ली गई हैं, पर अभी टीथिंग प्रॉब्लम्स जैसा आजाद साहब ने कहा उसमें आई हैं कि जैसे पुरानी फाइलें तो स्कैन हो गई, पर जो नए पेपर्स आ रहे हैं उन फाइलों से रिलेटेड वो उनसे अटैच अभी नहीं हो पा रहे हैं। पर आने वाले समय में ये सब टीथिंग प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम पेपरलेस ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड करना चाहूंगा। एक तो कई बार ये आया है, कोर्ट्स के लिए भी आया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। क्या होता है कि मैंने यहाँ भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ हमारे एक मुख्य सूचना आयुक्त थे, वो 3-3, 4-4 महीने बाद डिसीजन देते थे। ठीक है। अब जो उस समय हियरिंग में डिसाइड हुआ वो डिसीजन अलग आता था। ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कंसेप्ट भी होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार ऐसा हुआ कि कुछ जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया, बाद में उन पर कंटेम्प्ट डाला गया क्योंकि जज ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कंसेप्ट है, मैं ये कहता हूँ ये साथ में बहुत जरूरी है। बिल्कुल। संग्राम जी, निश्चित तौर पर जो तमाम आम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आरटीआई के नजरिए से और खासकर आप लोग जिस तरह से उसको देखते हैं, ई प्लेटफॉर्म और जो पेपरलेस जो होने की जो पूरी बात है, पूरी संकल्पना है, हालांकि शुरुआत हो गई है, कितना मददगार साबित हो रही है? क्या आपका अनुभव? ऐसे है ओपी साहब, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए लॉयर, दिल्ली हाई कोर्ट या नेशनल कमीशन, ये सारे नेशनल कमीशन तो नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में काफी सारे कोर्ट ई कोर्ट है। ऑलरेडी वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ई कोर्ट। आज नहीं, 2 साल पहले से अगर हमें कुछ फाइल करना होता है तो हमें वो सॉफ्ट कॉपी देते हैं और ई कोर्ट है, वी नीड नॉट हैव टू कैरी द कंप्लीट फाइल, द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग इज देयर इन दैट सॉफ्ट कॉपी। ये हम लोग यूज टू हैं और ये जो स्टेप्स जो लिया गया है अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल सही है। एंड आगे जाकर एक लिटिगेंट दुनिया के किसी कोने में बैठा है, उसको दिल्ली आना है, बॉम्बे आना है या कलकत्ता आना है एक लिटिगेशन फाइल करने के लिए, वो अगर अपना घर में बैठ के उसको एसएमएस में पता चलता है कि कल मैटर लिस्ट है, उससे अच्छा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। आज के दिन में एज ए लॉयर हमें इंफॉर्मेशन आ जाता है कल मैटर लगा है, ठीक है, वो एसएमएस के जरिए में आता है या आपको मेल आ जाता है। जो ई कोर्ट वाले हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की बात नहीं करो, सपोज नेशनल कमीशन, ठीक है, तो वहां से हमें एसएमएस आ जाता है कि कल आपका मैटर लगा है या 2 दिन बाद मैटर लग रहा है, तो आपने तैयारी के साथ आपने जाते हैं, आपने आर्गू करते हैं। ठीक है, ठीक है। बट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो बात हो रही थी अभी,
उसमें क्या होगा कि एक आदमी को फिजिकली प्रेजेंट नहीं होके अगर वो घर में बैठ के या चैम्बर में बैठ के आर्गू कर सकता है केस, उससे अच्छा चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है। कि आपका कन्वेंस, आपका फ्यूल एक्सपेंडिचर, आपने जाना है, पहुंचना है, पार्किंग करना है, कोर्ट में केस अटेंड करना है, उससे अच्छा क्या हो सकता है? घर में बैठ के आपने आर्गू किया और रिजल्ट आपका घर में आके पहुंच गया। बिल्कुल। यशोवर्धन जी, आप कुछ कहना देखिए, जैसा कि संग्राम पटनायक जी ने भी कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो फायदे हैं वो हमने खुद महसूस किए हैं CIC में। बल्कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक NIC स्टूडियो से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, भाभा एटॉमिक सेंटर हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उनके पास हमने उनको एक स्पेशल फैसिलिटी दी है ताकि वो, जैसा इन्होंने कहा, अपने ऑफिस में बैठ के ही, एक जगह है जहां से CPIO बात करते हैं। ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी और ये इस तरह से फैले ताकि बिल्कुल ही आसान हो और CPIOs को नहीं जाना पड़े स्टूडियोज और इतने समय उनका ट्रैफिक में खराब नहीं हो। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग है। तो ई-कोड को और अगर इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम मिला दें तो इससे हमें बहुत ही फायदे। ठीक है। और खासकर ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं, जब लाइव चैट, वीडियो चैट और जो तमाम तरह की व्यवस्था, 4G और 3G की व्यवस्था, उसमें निश्चित तौर पर यह मदद होगा। लेकिन हम जानते हैं कि जिस तरह से भारत सरकार डिजिटल इंडिया के कैंपेन को जिस तरह से आगे बढ़ा रही है, हर जगह पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की बात है, ऐसे में इस नजरिए से आप कैसे देखते हैं सूचना पाने की जो ललक है, उसकी जो कोशिश है और जो डिजिटल अभियान है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन मेरे ख्याल से 25% है। अभी पूरे भारत की बात करें तो करीब 34-35% है, उससे ज्यादा है। तो ऑनलाइन प्रथा एक बहुत ही अच्छी चीज है जो शुरू की गई है, जिससे कि सारी सूचना आपको तुरंत मिल जाती है। लेकिन अभी भी अधिक से अधिक जो हार्ड कॉपीज में आ रही हैं हमारे पास। लेकिन इतना जरूर है कि इवन अगर आप ऑनलाइन नहीं फाइल कर रहे हैं तो अगर आप अपना SMS वगैरह नंबर देते हैं तो आपको अलर्ट्स में ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट इज दी ऑफलाइन। स्मार्टफोन से आप ऑफ कोर्स सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन इवन अदरवाइज आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको SMS अलर्ट्स के जरिए मिलेगी। तो उस तरह से ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी एडवांटेज। ठीक है। सुभाष जी, आपका अनुभव क्या है? एक बात हालांकि मैं बाद में पूछूंगा यशोवर्धन जी से कि जिनको सूचना देनी है, सिर्फ केंद्रीय स्तर पे नहीं और बाकी दूसरे कार्यालयों में, वहां पे भी जो कर्मचारी, उनकी इलिटरेसी, क्योंकि एक्चुअली में सारा काम उन्हीं को करना है और इसमें भी बड़ी बात होती है कि बहुत सारे अभी भी ऐसे संस्थान हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। कैसा मेरा इस बार में कटु अनुभव है। जैसे एक PG पोर्टल हमारे यहाँ एक है और अब अभी प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे भी इस तरीके की एक पोर्टल डाला गया है। 3-4 हजार कैरेक्टर में आप अपनी बात कहिए, उसका सब ऑनलाइन मूव करेगा और फिर हमारे पास जवाब मिलेगा। पर वो एक फॉर्मेलिटी का तौर पे जवाब आता है। जैसे मैं लोकसभा में एक क्वेश्चन देख रहा था, वो कह रहे थे 65,000 हमारे पास उसमें सबमिशन आया, उसमें से 61,000 का डिस्पोजल आ गया। पर क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल देखिए, आजाद साहब का ये डिसीजन है। मैंने उस PG पोर्टल में सबमिशंस डाले हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड। अब उनका जो जवाब, इनका ऑर्डर बड़ा सटीक था कि इनकी वर्किंग शीट दो, क्योंकि उन्होंने सजेशंस को बहुत सही माना कि अगर ये सजेशंस इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो पब्लिक के लिए बहुत फायदे के रहेंगे। ठीक है। अब उसका जो मेरे पास फाइल नोटिंग्स आई, वो एक फॉर्मेलिटी, सजेशंस वर कंसीडर्ड और खत्म। वर्किंग शीट्स आज तक नहीं आई हैं। यशोवर्धन जी, आपकी प्रतिक्रिया कि जो एक फेमिलियरिटी ऑफ जो कहते हैं तकनीक के साथ, वो क्या कहीं कोई समस्या है? नहीं, इसमें तकनीकी समस्या कोई नहीं है। इसमें ये एक और चीज, अन्य चीज के बारे में बात करें जिसे हम नॉन कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है। ऑर्डर्स जो CIC के होते हैं उनका अगर कंप्लायंस नहीं हो तो एक प्रक्रिया फिर से शुरू की जाती है और वो है नॉन कंप्लायंस की प्रक्रिया। लेकिन ये जो रिलेटेड पार्ट है वो मैं ये कहना चाहता था। मेरा सवाल एक्चुअली भी ये था कि जिनको सूचना देनी है, जो कार्यालयों में काम कर रहे, जो सूचना देने का जिनका काम है, जो तकनीक, जो सूचना तकनीक के साथ जो उनका जो फेमिलियरिटी है, उसकी बात मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक अथॉरिटी में जो CPIOs हैं या डीम्ड PIOs हैं, वो कितने ज्यादा फेमिलियर हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से कि उसी प्रकार वो जानकारी दे सके। आपका कहना सही है। सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसे भी हमारे सामने एग्जाम्पल्स आए हैं जहां पर कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद
समस्याएं हो रही हैं और ऑनलाइन के जरिए वो जो ट्रांसफ़र होना होता है आरटीआई एप्लीकेशन को, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगाया गया और इसके चलते सीआईसी ने उस पर एक बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। तो ये ज़रूरी है सीपीआईओज़ और डीम्ड सीपीआईओज़ के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करना, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ और ये प्रथा जितनी जल्दी से शुरू की जाए इस ट्रेनिंग की वो आवश्यक है। जी संग्राम जी, अगर उस नज़रिए से हम देखें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब तमाम जगहों पे ये शुरू हो चुका है, जो पेनिट्रेशन की बात की जाती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पेनिट्रेशन की बात की जाती है, उस स्तर पे आपको लगता है कि किस तरह आम लोगों की अपेक्षा है और किस तरह से वो पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप लोगों से बातचीत करते होंगे? ओपी साहब, रियलिटी ऑफ लाइफ इंडिया में ये है कि अगर हमने कल सोचेंगे ना टोटल डिजिटलाइज कर दें और सारे प्रोसेस पेपरलेस हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, उसके लिए एक आम आदमी को सपोज कल इंडिविजुअली वो पिटिशन फाइल कर सकता है, तो उसने अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं है, वो लॉग इन करेगा, पासवर्ड मिलेगा। सपोज जैसे कि किसी गांव में कोई बिहार में बैठा है, कोई उड़ीसा में है, अगर वो लॉग इन करके पासवर्ड मिलता है, उसको पता नहीं चलेगा कैसे फीड करना है। तो उसके लिए ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ये जो है ना समय की जरूरत है। आपने अगर कल बोलेंगे कि सारे पेपरलेस कर दो, कहीं ना कहीं पर अकॉर्डिंग टू मी कि प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जिस दिन सपोज ये एक जो शुरुआत है उसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शुरुआत है राइट डायरेक्शन में हुआ है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। इसी में एक बात कही जाती है कि जो हम कहते हैं कि कई ये प्रावधान किए गए हैं जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसमें वेबसाइट पे सूचनाएं डालनी है और कई तरह के जो सर्वेज है वो बताते हैं कि वो बहुत कम उसका प्रतिशत है जो रेगुलर जो हर साल जो अपनी रिपोर्ट डालते हैं और तमाम तरह की ऐसी सूचनाएं जो बहुत आम हैं। ऐसे है सन 2002 में ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आने से पहले फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट शुरुआत जब हुआ, 2005 में राइट आरटीआई एक्ट आया। पहले लोग सोचते थे कोई लेटर लिख दिया और उसका जवाब दो या नहीं, दैट्स अ डिस्क्रिप्शन। आज के दिन में जो शुरुआत 2005 से हुआ, जो जर्नी जो शुरू हुआ है, काफी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द एक्सेप्शन टू सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट, जो इंस्टीट्यूशन कवर नहीं है, तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। आपने ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे को देना नहीं है या नहीं देना, तो पीआईओ है, पीआईओ है, उन्होंने देंगे ही देंगे। मेरा कहने का मतलब है अगर हमने आज सोचेंगे कि रिजल्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, उसमें समय की जरूरत है। जी, anyway, बिल्कुल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं तो इन तमाम मुद्दों की बहस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से सूचना के अधिकार को जोड़ा गया है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ, कई प्रावधान कहते हैं कि सीधे सूचना वहां पे आनी चाहिए, बिना मांगे हुए कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं। यहां पे क्या समस्या है, इस पे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत जानने का हक में। और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से ई गवर्नेंस की बात होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सूचनाओं को पाने की बात होती है, उस स्तर पे सूचना का अधिकार, इस कानून को हम किस नजरिए से देख सकते हैं। यशोवर्धन जी, आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते थे, उसी में मैं ये जोड़ दूं कि जो एक सवाल मैं उठा रहा था कि कई सूचनाएं और उनको खुद ब खुद ई प्लेटफॉर्म पे रखने की बात है और कई अध्ययन ये बताते हैं कि बहुत कम प्रतिशत है, करीब 10 से 20% ही कई केंद्रीय विभाग हैं जो इस तरह जो नियमित स्तर पे अपडेट करते हैं। आपने ये मुद्दा काफ़ी सीरियस मुद्दा उठाया है और सचमुच कहिए ये बिल्कुल जर्मेन है आरटीआई एक्ट का जो इशू है। 41B के तहत सुओ मोटो स्वतः जानकारी देनी चाहिए पब्लिक अथॉरिटी को और अपने वेबसाइट पे या अपने नोटिस बोर्ड्स पे कहीं भी, ताकि ये जानकारी ऐसी हो कि आदमी को, किसी भी आदमी को स्वतः मिल जाए। तरीके से तो एक्ट के 120 दिन के अंदर ही सारी ऐसी जानकारी दे दी जानी चाहिए थी और उसके बाद कई बार सरकार ने
ये आदेश जारी किया और बताया डिफरेंट पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये किया जाए, किंतु ये सही है, ये अभी भी नहीं हो सका है। इनफैक्ट जो स्कोप है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, उन्होंने भी अपने जब विश्लेषण किया था 10 साल में आरटीआई का आज की स्थिति में है, तो उन्होंने ये माना कि सुओ मोटो जानकारी जो है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं दी जा सकी है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं मानता जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि वो जान के नहीं दी जा रही है, ये बात सही नहीं है। कुछ वाकई समस्याएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, चाहे वो मैन पावर से रिलेटेड हैं, जिसके कारण ये पूरी जानकारी इस पे नहीं आई है। बल्कि एक कन्वेंशन में हमने ये भी सजेस्ट किया था कि जितनी भी आरटीआई क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसको स्टडी करके वैसी जानकारी अगर स्वतः अवेलेबल रहे 4.1b में, तो इतनी जानकारी से एटलीस्ट और इतने अपील से सीआईसी बच जाएगी। सो आज भी अगर 35,000 अपील्स हमारे पास पेंडिंग हैं और अगर 4.1b को सही रूप से अगर ये अपनाएं ये लोग, तो 35,000 में काफी कमी ये हो जा सकती है। ठीक है, ठीक है। इस संबंध में सिर्फ एक बात और करना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंसी के बारे में एक कमेटी भी यहाँ बैठी थी, जिसमें 2 पुराने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स थे, और उन्होंने बल्कि ये भी अपने रिपोर्ट में दिया है 4.1b में कि किस तरह की जानकारी जो है वेबसाइट में 4.1b के तहत आनी चाहिए। वो रिपोर्ट मान ली गई है और उसके तहत आदेश भी जारी कर दिए गए। ठीक है सुभाष जी, मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये बात कही जाती है कि कुछ सूचनाएं होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं, और कई बार कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आवेदन है, और पता ये भी चलता है कि एक ही सूचना के लिए कई सारे आवेदन हैं। इस स्तर पे कहाँ पे काम करने की जरूरत महसूस होती है? देखिए, आजाद साहब ने बिल्कुल इस बात का पहले जवाब दे दिया कि एक इस तरीके की प्रक्रिया, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के उसमें आते तो होंगे। उन्होंने पहले इस बात का जवाब दे दिया कि इस तरीके की एक प्रक्रिया चल रही है। पर एक बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, आज 11 साल हो गए हम हर एक चीज को टीदिंग प्रॉब्लम में डालते जाएं। 11 साल में सेक्शन 4.1b का कंप्लायंस पूरा नहीं हो पाया। और एक स्टडी ये बताती है कि अगर सेक्शन 4.1b का कंप्लायंस पूरा हो जाए, और इसके बाद तो डीओपीटी का एक सर्कुलर आ गया 15 अप्रैल 2013 का, उसका और ज्यादा स्कोप बढ़ा दिया। अगर ये सब हो जाए तो 49%, 49% आवेदन ही खत्म हो जाएंगे। सीआईसी में तो बहुत कम पहुंचते हैं। आप पब्लिक अथॉरिटीज में देखिए ना, मैन पावर का कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इन चीजों पे, आरटीआई रिलेटेड चीजों पे। अब मैं 2-3 मुद्दे और उठाऊंगा। एक, हम डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो पीजी पोर्टल और जो प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे भी डाला गया है, ये कंपलसरी कर दिया जाए कि हर एक पब्लिक अथॉरिटी की वेबसाइट पे इस तरीके का पोर्टल डाला जाए जिसमें टाइम बाउंड रिड्रेसल हो। ये हमारा जो एक बिल पेंडिंग है, राइट टू सर्विस एंड ग्रीवेंसेस 2014, इसका भी बोझा हल करेगा, आरटीआई एक्ट का भी बोझा कम करेगा। एक अच्छी प्रक्रिया मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले इनिशिएट कर चुकी है कि जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबका ऑनलाइन फिलिंग का प्रोसीजर अब प्रोसेस में है, उसमें भी टाइम लगेगा, सरकार कर रही है। ठीक है। और सीआईसी हमारा जो है हर चीज में आप देखेंगे एक रोल मॉडल बना है। कोर्ट्स के लिए, चाहे वो ई गवर्नेंस हो, चाहे ई कोर्ट हो, हमारा केंद्रीय सूचना आयोग इस बारे में एक रोल मॉडल स्थापित कर चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, जो कि अभी कोर्ट्स में शुरू नहीं हुई है। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल मैं आपसे, संग्राम जी, अब हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है, कि जो एक हम बात कर रहे थे कि अगर बहुत सारी सूचनाएं ई प्लेटफॉर्म पे मौजूद हों, तो क्या आपको लगता है कि जो बहुत सारे लोग सूचना मांगने के लिए जो दौड़ में लगे रहते हैं, उसमें आपको लगता है कमी आएगी? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आजाद जी से भी, अग्रवाल जी भी अभी जो बोले कि अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो शायद लिटिगेशन की जो संख्या है, सपोज आज लोअर कोर्ट में 2.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, ठीक है, और हाई कोर्ट का अगर 12 स्टेट का ले लेंगे 5 लाख से ऊपर के, तो ये जो केसेस, जो पेंडेंसी एज वेल एज द इंफॉर्मेशन, इसका अगर आपने रेशियो देखेंगे, अगर मेरे को जो चीजें मेरे को चाहिए, मेरे को सारी चीज मिल जाता है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं, मेरे को अपील फाइल करने की जरूरत नहीं, ये तो हो गया सेक्शन 4 का कंप्लायंस। बट कितने लोग सचमुच चाहते हैं कि मैं अगर आज ये ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा हूं, ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने डाल दूं, और कितने लोग एफर्ट लगा रहे हैं उसमें, ये शायद उसमें कमी